कोमल की शादी को 7 से 8 साल बीत चुके थे, लेकिन कोमल को कोई भी संतान नहीं थी। कोमल का पति और कोमल शायद ही कोई ऐसा बच्चों का हॉस्पिटल रहा होगा जहां पे उन्होंने अपना इलाज ना करवाया हो कि उन्हें कम से कम एक संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि पूरा समाज, पूरा घर, उनके खुद के परिवार वाले ही कोमल को अब बांझ कहकर बुलाने लगे थे। कोमल जब अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से हार चुकी थी, तो एक दिन बैठी ही थी कि उसकी एक पड़ोसी कोमल के घर आती है और कहती है कि कोमल, तुमने पूरे हॉस्पिटल में सारे जितने भी अस्पताल हैं हर जगह दिखा लिया और हर जगह से तुम्हें यही जवाब दिया गया कि तुम कभी जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती हो। कोमल, तुम मेरे कहने से एक बात करो कि एक घर के बगल ही इसी मोहल्ले के कुछ दूर पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर पर जाकर अपने बच्चे के लिए मन्नत मांग लो। और मेरी उम्मीद है, जहां तक मैं उस मंदिर के बारे में जानती हूँ, वहां पर जो कोई जाता है उसकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करते हैं। कोमल जब ऐसा अपने पड़ोसन के मुंह से सुनती है तो वो भी उसी दिन मंदिर चली जाती है और मंदिर जाने के बाद एक मन्नत मांगती है कि हे ईश्वर, हे ऊपर वाले, आप मुझे एक संतान इस जन्म में जरूर दे देना, क्योंकि मेरी बहुत बदनामी हो रही है। लोग मुझे बांझन कह के पुकारने लगे हैं, वो भी कोई गैर नहीं, मेरे खुद के सास ससुर और मेरे घर वाले। वो जाती है, मन्नत मांगती है, कुछ दिन धीरे धीरे बीतता है और वो गर्भवती हो जाती है, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसकी मन्नत ईश्वर पूर्ण करते हैं और वो दिन भी आता है जब वो एक नन्हे से प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अब वो खुशी थी, खुशी के मारे मंदिर जाती है और मंदिर के पुजारी से पूछती है कि मुझे एक बहुत बड़ा लंगर लगाना है, मुझे एक बहुत बड़ा भंडारा करना है। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है। पंडित जी एक दिन बताते हैं कि आप इस दिन भंडारा कर दो। भंडारा करने के लिए बड़ी खुशी से एक दिन पहले ही सारा सामान मंदिर के जो पुजारी जी थे उनको पहुंचा देती है। मंदिर के पुजारी भी सारा सामान पाते हैं और अगले दिन एक बड़े भंडारे की तैयारी होती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, कोमल नहा धोकर अपने पति और अपने नवजात बच्चे के साथ उस मंदिर पर पहुंचती है और मंदिर पर देखती है कि 2-3 लाइनें लगी हुई हैं, उसमें से एक भिखारी की लाइन है। भिखारी के लाइन में वो लोगों को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। सर्दी का मौसम था, कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। गरीबों को और भिखारियों को साथ के साथ खाने के कुछ पैसा और एक एक कंबल बांटना शुरू करती है। वो जैसे ही कंबल बांटते बांटते लाइन के आखिरी में पहुंचती है, लाइन के आखिरी में पहुंचने के बाद वो बुजुर्ग को जैसे ही कंबल उड़ाती है, बुजुर्ग ने अपना सर नीचे किया था, जैसे ही वो सर अपना ऊपर उठाता है, जब कोमल उस बुजुर्ग को देखती है तो वो देखती ही रहती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बुजुर्ग से लिपट कर काफी तेजी तेजी से रोने लगती है और जब उसका इतना तेजी तेजी से रोना था तो तुरंत ही उसका पति और मंदिर के पुजारी दौड़कर चले आते हैं। दोस्तों, आखिर कौन था ये बुजुर्ग और क्या संबंध था कोमल से उस बुजुर्ग का? बुजुर्ग को देखते ही कोमल के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। तो जो आज की कहानी है, ये एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली, समाज को आईना दिखाने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह मेरा आपसे फिर से एक बार विनम्र अनुरोध कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां जो समाज का आईना दिखाती हैं आपको अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। फिलहाल आपको पता ही होगा कि अपने चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जो लोग हमें कहानी पर आकर अपना कमेंट करते हैं, अपना सपोर्ट दिखाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, हम उनका नाम कहानी के आखिरी में लेते हैं। इस कहानी के आखिरी में उन लोगों के नाम हैं, तो आप कहानी को पूरा सुनकर जाइएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। कहानी बहुत ही दमदार, बहुत ही भावुक कर देने वाली और समाज का आईना दिखाने वाली है। तो बिना आपका समय गंवाए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब जब बुजुर्ग को देखकर वो रोने लगती है, उसका पति और मंदिर का पुजारी आ जाता है। मंदिर का पुजारी पूछता है कि ये कौन है, आप इतना रो क्यों रही हैं? अभी तो आपने सारे मजदूरों को, सारे भिखारियों को दान दिया। तो वो रोती ही रहती है, लेकिन बुजुर्ग की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। बुजुर्ग के मुंह से बस इतना निकलता है कि बेटा, ठंडी बहुत है
और इस ठंडी में एक कंबल से मेरा गुजारा होने वाला नहीं है, बिटिया मुझे एक कंबल और दे दो। वो कहती है कि एक कंबल की बात कर रहे हो, मैं आपको सारे कंबल आपको ही दे दूंगी, आप बिल्कुल मत परेशान होइए। दरअसल वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसका पिता रामलाल होता है। रामलाल को देखने के बाद वो पूछती है कि पिताजी आपकी ये हालत कैसे हो गई, आप भिखारी कैसे बन गए, आप रोड पर कैसे आ गए, आप तो अमेरिका गए हुए थे, ये कैसे हो गया। अचानक वो समझ नहीं पा रही थी और फिर उस बुजुर्ग को अपने पास बैठाती है। बैठाने के बाद अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। और ठंडी ज़्यादा पड़ रही थी तो वो कंबल जो नया खरीद कर लेकर आई थी गरीबों में बांटने के लिए, सारे लोगों को बांटने के बाद एक दो कंबल अपने पिताजी रामलाल को उड़ा देती है। अब वो अपने पिता रामलाल से पूछती है कि पिताजी आप बोलते क्यों नहीं हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ कर पूछ रही हूँ कि आप तो अमेरिका गए थे लेकिन वापस कैसे आ गए। रामलाल कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसने सिर्फ कंबल की मांग की थी। तब तक पुजारी फिर से दोबारा आते हैं और कहते हैं ये बुजुर्ग जो है कई महीनों से इसी रोड पर टहलता है, मांगता खाता है, कल इसकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है और ये बताने में सक्षम नहीं है कि आखिर ये कहाँ का रहने वाला है और इसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई। दिखने में तो एक अच्छे घर का और शरीफ सा लगता था जब ये शुरू शुरू में रोड पर टहला करता था, लेकिन अब तो इसके दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। पुजारी जी की सारी बातों को सुनती है और पूरा भंडारा खत्म होने के बाद अपने पिता को अपने कार पर सवार करती है और कार पर सवार करने के बाद अपने पति के साथ अपने घर पर लेकर जाती है। अपने पिताजी को नहला धुलाकर उनका दाढ़ी और बाल कटवा कर नए कपड़े मंगवा कर अपने पति से पहनाती है और फिर पूछती है अपने पिताजी से कि पिताजी आप बताइए कि क्या हुआ। लेकिन पिताजी ऐसे थे कि उनकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी थी, वो कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं थे। एक दो दिन वो अपने पिता को जैसे तैसे खाना पीना खिलाती है। उसके बाद अपने पति से कहती है देखो मैं एक बात कहती हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने धूमधाम से मेरी शादी की है, हो सकता है इन्हीं के पुण्य प्रताप से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, क्यों ना हम इन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर दिखा दें। बगल के ही एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है और अपने पिताजी को दिखाती है। पिताजी को डॉक्टर लोग देखते हैं तो देखने के बाद वो कुछ जांचें लिखते हैं और उन जांचों का रिजल्ट आने के बाद वो उसकी बिटिया कोमल से बताते हैं कि बहन जी ऐसा है कि आपके पिताजी की याददाश्त तो पूरी तरीके से जा चुकी है और याददाश्त अब शायद चूंकि ये बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए उनको नहीं लगता है कि इनकी याददाश्त वापस चली आएगी। वो अस्पताल के डॉक्टरों से बहुत मिन्नत करती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि डॉक्टर साहब पैसे चाहे जो लगे, इलाज में जो भी खर्च आएगा मैं अपना सब कुछ बेच कर अपने पिता का इलाज कराऊंगी, लेकिन आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर उससे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक हो सकते हैं, इनकी याददाश्त पूरी तरीके से वापस जा चुकी है। अब वो कहती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसा इलाज किसी अन्य हॉस्पिटल में या कोई ऐसी जांच है जिसे कराने के बाद मेरे पिताजी की याददाश्त वापस आ जाए। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं देखिए ऐसी तो कोई जांच और कोई ऐसा इलाज बना नहीं है जिससे कि आपके पिताजी की याददाश्त तो वापस आ जाए, लेकिन जो इनके जीवन में घटा है, घटनाओं के वजह से इनकी याददाश्त चली गई है, अगर वैसी ही घटनाएं इनके सामने दोबारा से होंगी तो हो सकता है इनकी याददाश्त वापस आ जाए। वो कहती है ठीक है और मुझे मन से अपने पिताजी को अपने घर लेकर चली जाती है और वो अपने भाई को अविनाश को फोन करती है। अविनाश जो है वो अमेरिका में रह रहा था और उसने ये बताया था अपनी बहन से कि मैं पिताजी को अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। भी कोमल अविनाश यानी अपने भाई को फोन करती कि पिताजी की क्या हालत है, अविनाश तुरंत ही बात करा देता था, कहता हेलो पिताजी से बात करो, पिताजी एकदम ठीक ठाक हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और वो पिताजी से लगातार बात करा देता था। लेकिन कोमल ये सोच रही थी कि अगर पिताजी यहाँ इस स्थिति में रोड पर भिखारी बनकर मांग खा रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आखिर अविनाश जिससे बात कराता है, अमेरिका में उनके साथ रह रहा है, तो वो पिताजी कौन है जिससे अविनाश बात कराता है। वो फोन निकालती है और फिर से अविनाश से कहती है कि एक बार पिताजी से बात कराओ।
अविनाश आवाज लगाता है। कुछ देर बाद ही वो कहता है लो पिताजी से बात करो। कोमल उसी फोन पर अपने पिताजी से बात करती है। उसके पिताजी कहते हैं बिटिया मैं ठीक हूँ, अमेरिका की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। बेटे ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, नौकर चाकर लगे हैं, बंगला है, गाड़ी है, जब भी मन करता है मेरा मैं घूम आता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब कोमल ये सोचने लगती है कि असल में मेरे जो वास्तविक पिता हैं वो यहाँ हैं, तो जो फोन पे बात कर रहा है वो कौन है। बहुत हैरान परेशान हो जाती है और बैठकर इत्मीनान से सोचती है कहीं न कहीं से कुछ तो गलत है, कहीं न कहीं से कुछ तो दाल में काला है जो उसका भाई अविनाश उसे बताना नहीं चाहता है या उससे छुपा रहा है। कोमल अगले दिन सुबह अपने पिताजी को लेकर एक पार्क में जाती है। जैसे ही वो पार्क में पहुंचती है, अचानक उसके पिताजी रामलाल के एक मित्र दिनेश आ जाते हैं और दिनेश रामलाल से कहते हैं अरे रामलाल भाई, आप अमेरिका से कब आए, सब कुछ ठीक ठाक तो। रामलाल दिनेश की तरफ देखता तक नहीं है। दिनेश बहुत सारी बातें कर जाता है। उसकी बिटिया कोमल कहती है कि दरअसल पिताजी की जो है वो याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है, अब पिताजी कोई भी बातों का उत्तर नहीं दे पाते हैं अंकल। तो वो कहता है कि हाँ ये अमेरिका गया था ना, तो वो कहती है हाँ हाँ पिताजी अमेरिका गए थे, लेकिन वो अभी एक दो दिन पहले ही घर आए हैं। तो वो पूछता है कि इनकी याददाश्त कैसे चली गई, तो वो कुछ भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी घर की बातें घर में ही रहे, किसी को ना पता चले। कोमल से भावुक होकर कहता है कि बहुत अच्छा आदमी था रामलाल, लेकिन बेचारा मजबूरी में इसकी याददाश्त कैसे चली गई मुझे पता ही नहीं, और मुझे ये भी नहीं यकीन हो रहा था कि इसका पुत्र अविनाश इसे अमेरिका लेकर जाएगा। ले गया होगा, अमेरिका ले जाने के बाद कुछ इसके साथ ऐसा किया होगा जिससे इसकी याददाश्त पूरी तरीके से चली गई। कहती है पता नहीं अंकल क्या हुआ था, फिलहाल कोई बात नहीं। अब रामलाल का मित्र दिनेश भी भावुक होकर पार्क से वापस चला जाता है और कोमल अपने पिताजी रामलाल को लेकर अपने घर पर आ जाती हैं। आज जैसे ही शाम को कोमल का पति घर पे आता है, वैसे वो कहती हैं कि आज पार्क में पिताजी को घुमाने ले गई थी और इनके एक मित्र जो दिनेश अंकल हैं वो मिल गए थे। वो लोग कह रहे थे कि भैया और भाभी यानी इनके पुत्र अविनाश और उसकी पत्नी दोनों इसे बहुत परेशान करते थे। जब अमेरिका ले गए थे तो हो सकता है वहां उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, अब ये बताओ कि हम लोग कर क्या सकते हैं। तो उसका पति कहता है कि ऐसा है, देखो अविनाश को अगर तुम लगातार ऐसे फोन करती रहोगी तो अविनाश को कुछ भी पता नहीं होगा, तुम आज उसे वीडियो कॉल करने के लिए बोलो। कोमल अपने भाई अविनाश को वीडियो कॉल करती है और कहती है पिताजी से बात कराओ। तो वो कहता है कि पिताजी तो दवाई खा के बेडरूम में सो रहे हैं, अभी उनके सोने का टाइम है, उन्होंने दवा खाई है और आराम कर रहे हैं, ऐसे में वीडियो कॉल नहीं हो सकती है, आप शाम को कॉल कर ले। उनका जो शक था वो पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। लेकिन कोमल अपने भाई अविनाश से नहीं बताती है कि पिताजी मुझे रोड पर भिखारी के रूप में मिले हैं और मैं उन्हें वापस लेकर आई हूँ। धीरे धीरे समय 2-3 दिन का गुजरता है और वो लगातार अपने भाई अविनाश से बात करती रहती है और उसका भाई अविनाश अपने पिताजी से फोन पर बात करवाता रहता है। अब जब कोमल और उनके पति को लगता है कि बात जो है वो इस तरीके से नहीं बन पाएगी, तो वो अविनाश को एक दिन फ़ोन करती है और कहती है कि भैया आज एलआईसी वाले आए थे और एलआईसी वालों ने कहा कि पिताजी की कोई 1 करोड़ की पॉलिसी है और वो पूरी हो चुकी है, तो आपको पिताजी को लेकर अमेरिका से भारत वापस आना पड़ेगा और उनकी सिग्नेचर वगैरह होगी, फिर वो 1 करोड़ रुपया आपको मिल जाएंगे, यानी कि पिताजी को मिल जाएंगे। अब अविनाश कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पिताजी को लेकर चला आऊँगा। अब वो अपने मन में सोचती है देखिए कितना झूठा आदमी है, अब भी इसकी झूठ नहीं जा रही है, अब भी ये झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है कि एक बार एलआईसी वालों से बात कर लो, क्या बिना पिताजी के मेरी सिग्नेचर से नहीं हो पाएगा। तो वो कहती है ठीक है, कल का टाइम दो, कल मैं पूछ के बताऊंगी एलआईसी वालों से। अब वो अगले दिन अपने भाई को फोन करती है और कहती है कि मेरी एलआईसी वालों से बात हो चुकी है, आप अगर आ जाओगे, पिताजी को नहीं भी लाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिग्नेचर कर देना, आपके सिग्नेचर से ही वो 1 करोड़ की पॉलिसी का जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा या पिताजी के खाते में चला जाएगा, क्योंकि पिताजी ने उस पॉलिसी में नॉमिनी आपको बनाया था, तो दोनों में से चाहे पिताजी चाहे आप, कोई भी आ सकता है।
लेकिन वो अपने भाई से पूछती है कि भैया जब भाभी को लेकर आप भारत वापस आओगे अमेरिका से तो पिताजी किसके सहारे रहेंगे। अविनाश कहता है कि देखो टेंशन मत लो कोमल, बिल्कुल परेशान मत हो, हमने नौकर रखे, यहाँ पर मेड है खाना बनाने वाली, पिताजी की देख रेख करने वाले हैं, उनके सहारे, और 2-3 दिन की तो बात है, 2-3 दिन बाद मैं फिर वापस अमेरिका चला आऊंगा। कमल एक तारीख बताती है कि 2-3 दिन के अंदर फला तारीख पर आपको आके साइन करना है, और 2-3 दिन बाद ही वो दिमाग लगाकर धोखे से अपने भाई अविनाश को भारत वापस बुला लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं भाई को पैसे की लालच नहीं दूंगी तो वो कदापि भारत वापस आने वाला नहीं है। तो समय भी आ जाता है और अविनाश हवाई जहाज से भारत वापस आता है और सीधा कोमल के घर पर पहुंचता है। कोमल के घर पर जैसे ही वो पहुंचता है उसे बैठाती है और कहती है कि भैया बैठो, और सब ठीक ठाक, पिताजी कैसे हैं। वो कहता है पिताजी सब कुछ ठीक ठाक हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी आराम से चल रहे हैं। कुछ देर तो वो बातें करती रहती है, बातों में अपने भाई अविनाश को बझा कर रखती है। अविनाश से कहती है कि भैया पिताजी अमेरिका में है ना, तो वो कहता हाँ हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो अपने पति को कहती है कि पिताजी को बाहर लाओ। वो अपनी बहन कोमल के मुंह से बातें सुनता है कि पिताजी को बाहर लेकर आओ, वैसे ही उसकी पत्नी और उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो कहते हैं कौन से पिताजी, आप अपने ससुर को बुला रही हो। कहती है नहीं, आपके ओरिजिनल पिताजी रामलाल। वो सीधा उसका पति जैसे ही बरामदे में लेकर आता है, दोनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। अविनाश कहता है कि ये क्या हुआ। तो वो पूछती है कि मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अपने भाई अविनाश से कहती है कि देखो पिताजी ने सब कुछ मुझे सही सही बता दिया है, अब ईमानदारी इसी में है कि तुम भी अपने मुंह से सही सही सब कुछ बता दो, नहीं तो अगले पल मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, पुलिस आएगी और पुलिस आने के बाद तुम्हें अरेस्ट करके अंदर कर देगी, जेल में कर देगी, तुम जिंदगी भर वहीं सड़ोगे, तुम्हारा अमेरिका में बसने का और अमेरिका जाने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। जब वो ये सारी बातें सुनता है तो तपाक से अपनी बहन कोमल से कहता है कि पिताजी ने तुम्हें कैसे बता दिया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इनकी तो याददाश्त जा चुकी है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है इनकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन इनकी याददाश्त कैसे गई वो सारी चीजें पिता ने बता दी है, अच्छा यही होगा कि तुम अपने मुंह से बता दो। तब अविनाश अपने बहन कोमल से कहता है कि कोमल दरअसल ऐसा था कि जब तुम्हारी शादी होने के बाद तुम एक दूसरे शहर में जाकर बस गई थी तो पिताजी हमारी जिम्मेदारी में लग गए थे। अब ये धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे थे और इनके पास एक कोठी, एक घर हुआ करता था जो इनके नाम से था। जब हमारी शादी हुई, शादी के 2-3 साल बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि हम लोग यहाँ पे अच्छी खासी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं, हम लोग अगर अमेरिका सेटल हो जाते तो बहुत अच्छा होता, और अमेरिका में सेटल होने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो गया। तो मेरी पत्नी ने मुझे एक आइडिया दिया कि क्यों ना पिताजी से आप कहो कि सारी प्रॉपर्टी वो आपके नाम कर दें, और जब सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी तो ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर हम पिताजी को लेकर अमेरिका सेटल हो जाएंगे। एक दिन जब मैंने पिताजी से सारी बातें कही तो पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया, तुम मेहनत के बहुत संघर्ष के बाद बनाया है, मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचूंगा। फिर जब मैंने अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताई तो वो कहने लगी कि देखो सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा, उंगली अब थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। और फिर हमने एक नाटक बनाया। नाटक बनाने के बाद मेरी पत्नी एक थैली वाला खून ले आई और उसने अपने हाथों में उसे सही तरीके से सेट कर लिया, और फिर पिताजी को आंगन में बुलाया गया और मेरी पत्नी एक अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ी थी पिताजी को दिखा के कि देखो ससुर जी, अगर अपनी प्रॉपर्टी अभी अपने बेटे के नाम साइन नहीं कर देते हो तो मैं अपनी जान ले लूंगी, और मैं जब दुनिया से चली जाऊंगी तो आपकी बची हुई बुजुर्गपना, आपकी बची हुई बुढ़ापा जो है वो जेल में कटेगा। और पिताजी जब ये सब आलम देखते हैं तो पिताजी हैरान परेशान हो जाते हैं, आखिर कैसा आलम आ गया है, वो क्या करें क्या ना करें। पिताजी लेकिन फिर भी इन बातों को देखते हुए मना कर देते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल अभी अपनी जीती जिंदगी किसी के नाम नहीं करूंगा, भले ही ये मेरा बेटा है, मेरे जाने के बाद दुनिया से पूरी प्रॉपर्टी इसी की है, यही मालिक है, लेकिन मैं अपनी अभी जिंदगी मेरी चल रही है, इसलिए मेरी जिंदगी आगे भी सही से गुजरे, इसलिए मैं अभी अपने बेटे को साइन नहीं करूंगा प्रॉपर्टी। और फिर
अचानक मेरी पत्नी चाकू निकालती है और जो उसने अपने हाथ में खून का थैली सेट करवाई थी, उस खून के थैली पर जैसे ही चाकू मारती है, अचानक से खून की धारें बह जाती हैं और पिताजी तुरंत गिर जाते हैं। और गिरने के बाद जब पिताजी को होश आता है तो वो अपनी याददाश्त पूरी तरीके से खो चुके थे। सब बातें अविनाश जैसे ही अपनी बहन कोमल और उसके पति को सुना ही रहा था, अचानक रामलाल कुर्सी से खड़े होते हैं और कहते हैं, इसके आगे तो भगवान का शुक्रिया है, भगवान का बहुत भला हो कि तुमने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन जिस खाने में जहर मिलाया था, संयोग से उस दिन उस खाने को बिल्ली खा गई थी और बिल्ली की मृत्यु हो गई उसी दिन। 2 घंटे के बाद ही शायद वही खाना मैंने खा लिया होता तो मेरी याददाश्त तो चली गई थी, लेकिन मैं दुनिया से ही चला जाता। जैसे ही कोमल देखती है कि अरे पिताजी की याददाश्त तो वापस आ गई, वो खुशी से फूली नहीं समाती है कि याददाश्त तो वापस आ गई। अविनाश भी एक बार हैरान परेशान हो जाता है, उसकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। आगे बढ़ते हुए रामलाल कहता है कि अच्छा तुम लोगों ने ये नाटक रचा था, ठीक है कोई बात नहीं। वो अपनी बिटिया से कहता है कि बिटिया तुम पुलिस को फोन करो और मैं गवाही दूंगा, इन लोगों को जेल होनी चाहिए, ऐसे बेटे भगवान किसी को ना दे। अगले पल ही अविनाश अपनी बहन और अपने पिताजी के पैरों पर पड़कर रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, पिताजी बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दोनों नहीं मानते हैं और फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है और जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, जब पूरी सारी बातें सुनते हैं लोग, तो हर लोग के मुंह से यही निकल रहा था, पाप का जो घड़ा है वो एक ना एक दिन भरता जरूर है। जैसे कि अविनाश का भर गया, अब उसे पूरी आगे की जिंदगी अपने पत्नी के साथ जेल में ही गुजारनी पड़ेगी, ना कि एक निश्चल बुजुर्ग निस्वार्थ के साथ किया हुआ छल किसी भी व्यक्ति के नरक के सारे दरवाजे खोल देता है। चाहे वो जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जितना धनवान हो, भारत नहीं विदेश नहीं दुनिया के किसी कोने में रह रहा हो, लेकिन एक निश्चल निस्वार्थ और बुजुर्ग आदमी के साथ किया गया छल कहीं ना कहीं नरक के दरवाजे जरूर खोल देता है। फिलहाल आप अविनाश के बारे में और ऐसे संबंधों के बारे में जहां एक पिता बुजुर्ग हो जाता है, एक बेटा उसे अपनी प्रॉपर्टी पाने के लिए अपनी बची जिंदगी एक अच्छी तरीके से एक आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए अमेरिका में शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन अब वो जेल की सलाखें काटेगा। हाल पूरी कहानी आपको कैसी लगी और अविनाश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों अब उन लोगों के नाम जिन लोगों का प्यारा कमेंट हमें पिछली वीडियो में प्राप्त हुआ था, उनमें पहला नाम है दुर्गेश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश देवरिया से है। मुकेश यादव अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, अजय मिश्रा नोएडा से, अजीत मिश्रा गुड़गांव से, डॉक्टर मनोज हैं विश्राम कोरी अयोध्या से, इफ्तिकार अंसारी मुजफ्फरनगर से, आरपी प्रजापति हैं प्रयागराज से, राम खिलाड़ी प्रजापति कासगंज उत्तर प्रदेश से, सुखबीर सिंह मुरादनगर गाजियाबाद से, सतरंग ब्लॉगर हैं हिसार हरियाणा से, महानंद महेश्वरी हैं सांचौर राजस्थान से, अजीत कुमार हैं रविदास नगर भदोही से, राजेश्वर सिंह हैं बलिया उत्तर प्रदेश से, कुमारी और हेम कुमारी हैं बिहार से, श्री कुमार सिंह भदौरिया दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से हमारी वीडियो देखते हैं, पंडित बालजी पांडे हैं, संगीता माथुर है राजस्थान से। आप लोगों का प्यारा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था। उम्मीद है आपका प्यार और आशीर्वाद और आपका सपोर्ट हमारे सर पर हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। हूँ एक मार्मिक और समाज का आईना दिखाने वाली एक कहानी के साथ आपको जल्द ही। बस जाते जाते इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि हम अपनी मेहनत के तौर पर बस आपसे एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर ही चाहते हैं। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हमारी वीडियो को प्यार जरूर देंगे। जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।